Greetings to everyone. Today we'll be discussing land revenue system. Land revenue system इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, खुले आम पैसे लेने लगे थे और उनकी जो मंशा थी, जो उनका एम था, जो पहले एक छुपा हुआ था, वो बिल्कुल सामने आने लगा था लोगों के, उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि असल में होता क्या था। ब्रिटिशर्स ज़मींदार को सौंप देते थे कि आपको हमें इतना अमाउंट देना ही देना है, और ज़मींदार पीजेंट से कहते थे कि तुमको काम करना ही करना है, भले जैसा भी जिस तरह से भी तुम करो, लेकिन तुम्हें करना है और तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। ये अपना पैसा रख के कुछ ब्रिटिशर्स को दे देते थे। तो इसके वजह से बहुत सारी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है यहाँ पर, हमको काफ़ी सारी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो आपको बेसिक चीज़ क्या याद होनी चाहिए कि ये कब आया। 1793 में आया। किसके द्वारा लाया गया? इनको कॉर्नवालिस लेकर आए। महलवारी सिस्टम कौन लाया? हॉल्ट मैकेंजी लाए 1822 में। रैयतवारी सिस्टम या रेओटवारी सिस्टम कौन लाया? थॉमस मुनरो लेकर आए 1820 में। ठीक है, एरियाज याद कर लिए। परमानेंट सेटलमेंट का बंगाल एंड बिहार है। महलवारी सिस्टम पंजाब, अवध, आगरा एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। और रेओटवारी सिस्टम का मद्रास एंड बॉम्बे है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा लिंक समझ में अगर आए तो अगर हम डायरेक्शंस बनाएं अपने, ये अगर हमने डायरेक्शंस बनाया है तो नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा, ठीक है, नॉर्थ में और ईस्ट में प्लस सेंटर में जो पार्ट है, बंगाल एंड बिहार, ये सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट के टाइम में 1793 में। उसके बाद जो हमारा सेंटर का और थोड़ा सा नॉर्दर्न का पार्ट है, क्या है? पंजाब, अवध, आगरा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा ईस्टर्न, थोड़ा सा सेंट्रल, ये वाला वो पार्ट है जो हमारा महलवारी सिस्टम में आएगा। और रेओटवारी सिस्टम जो थॉमस मुनरो मद्रास और बॉम्बे में लेके आए थे, तो ये थोड़ा सदर्न रीजन में आ गया। तो रीजन वाइज भी आप समझ सकते हो कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लाए 1793 बंगाल एंड बिहार में। महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी 1822 पंजाब, अवध, आगरा एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। रेओटवारी सिस्टम थॉमस मुनरो लेके आए 1820 में, मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, रेवेन्यू फिक्स होता था, लोकल ज़मींदार को बोला जाता था कि आपको ये डेट है, इस डेट तक हमें इतना अमाउंट देना ही देना है। और लोकल ज़मींदार क्या करते थे, ये लोग जो है पीजेंट से ज़्यादा पैसा लेते थे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपने पास रख सके, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट के, मतलब जो भी आपकी ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम यहाँ पे क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस ढेर सारे होते थे, उनको कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता था कि ये एक महल है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? महलवारी। ठीक है, इस सिस्टम को महलवारी कह देते हैं। और इसमें क्या होता था, जो भी महल का हेड होता था, जो भी महल का हेड होता था वो क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और यहाँ पर क्या था? रेवेन्यू हमारा फिक्स्ड नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं था, जो कि परमानेंट सेटलमेंट में हमारा फिक्स्ड था। यहाँ पे क्या था? फिक्स्ड नहीं था। और महल का जो हेड होता था वो क्या करता था? कलेक्ट करता था रेवेन्यू पूरे महल के लोगों से। महल में क्या होते थे? विलेजेस होते थे, विलेजेस के लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेओटवारी सिस्टम। रेओटवारी सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर पीजेंट से डायरेक्टली लिया जाता था। पीजेंट्स जो है ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली टैक्स देते थे, और उनके सॉइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग और उनके नेचर ऑफ क्रॉप्स के अकॉर्डिंग उनसे रेवेन्यू फिक्स्ड करके लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपकी ज़मींदार की जो काम था वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कोई ज़मींदार नहीं था, यहाँ पर एक महल का हेड था और यहाँ पर डायरेक्टली ज़मींदार था। तो आपको डिफरेंसेस जैसे कि समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ज़मींदार था, यहाँ पर महल का हेड था, और यहाँ पर नो ज़मींदार। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉस कर देती हूँ, नो ज़मींदार। यहाँ पर क्या था? आपका फिक्स्ड अमाउंट था। यहाँ पर आपका महलवारी सिस्टम में आपका अमाउंट फिक्स्ड नहीं था, नॉट फिक्स्ड। और यहाँ पर भी क्या था? आपका फिक्स्ड अमाउंट। ओके, फिक्स्ड था। फिक्स्ड किस बेसिस पे था कि फर्टिलिटी कितनी सॉइल की है। अगर कोई 100 किलोमीटर स्क्वायर का है तो वो कितना देता है, कितना उपजाऊ है, और वो जो नेचर ऑफ क्रॉप है वो कैश क्रॉप है या नहीं, तो इस हिसाब से उसका जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था।
तो मे बी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो रेओट वाली सिस्टम है, इसमें तो सॉइल के अकॉर्डिंग किया जाता था और कैश क्रॉप्स के अकॉर्डिंग किया जाता, तो ये तो एक तरह से अच्छा दिख रहा है। बट इसका हमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिले कि जो लैंड था वो एक सेलेबल कमोडिटी बन गया, कि इसे बेचा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जो फार्मर्स थे आपके, ठीक है, जो फार्मर्स थे जिनको रॉयट बोलते थे, जिनके नाम पे ये सिस्टम है पूरा रेओट वाली सिस्टम, ये कहने को तो फार्मर फ्रेंडली था, बट अगर फार्मर जो है उतना फिक्स्ड अमाउंट नहीं दे पाते थे तो फार्मर्स का क्या हो जाता था, लैंड ले लिया जाता था। ठीक है, उनका लैंड बिक जाता था, जो कि अभी पहला ऐसा कभी नहीं था कि लैंड जो है सेलेबल कमोडिटी नहीं था, इसको बेचा नहीं जा सकता था। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लैंड जो है वो बेचा भी जा सकेगा, खरीदा भी जा सकेगा और उसे गिरवी भी रख सकेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्प्लीकेशन निकल के आया रेओट वाली सिस्टम का। और इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर लैंड, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आपके रेओट्स हैं, उनकी कंडीशंस ख़राब हो जाती है। और इसका एक पॉजिटिव जो ब्रिटिशर्स के लिए इम्प्लीकेशन निकलने को आता है कि जो फार्मर्स जो है अच्छे खासे प्रॉस्परस थे, तो वो क्या हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स को अपना क्या देते हैं, जो भी टैक्सेस हैं वो देते रहते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया वो देते रहते हैं। तो व्हाट हैपन कि कुछ फार्मर्स क्या होते हैं यहाँ पर ब्रिटिश के लिए लॉयल हो जाते हैं, तो एक न्यू क्लास पैदा हो जाता है, उनको बोलते हैं कि न्यू क्लास ऑफ जमींदार वो loyal to the British and completely indifferent to the welfare of the peasants and सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें न्यू क्लास देखने को मिलता है जो कि ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द क्लास क्या होता है कि उनके साथ जो पीजेंट्स होते हैं उनके साथ अनफेयर होता है, उनका लैंड ले लिया जाता है, जो कि अभी तक नहीं होता था, उनका लैंड बिक जाता है या तो गिरवी रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे इम्प्लीकेशंस दिखते हैं हमको रेओट वाली सिस्टम में। और अगर एक चीज़ आपको पता हो नहीं हो तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड में व्हाट हैपन्स कि जो ब्रिटेन के गुड्स आते थे उनमें क्या होता था कि फ्री ट्रेड होता था, उसमें कुछ भी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कुछ भी नहीं लगती थी। तो वो जब यहाँ पर आते थे तो एक तो सबसे पहली बात तो वो मशीन के बने होते थे। ठीक है, मशीन से बने होते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते थे, प्लस उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती थी तो और भी ज़्यादा सस्ते हो जाते थे। तो इंडियंस लोग क्या करते थे, अब इंडिया को तो महंगा चीज़ बिक रहा है, तो वो क्या सोचते थे कि चलो हमको सस्ता चीज़ ले लेते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम सस्ती चीज़ इंग्लैंड वाली ले लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अभी वैसे ही अभी जब हमने आगे मूवमेंट्स पढ़े हैं तो हमको देखने को मिला है, इसीलिए ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया और स्वदेशी का नारा अपनाया गया। क्योंकि यहाँ पर इंडिया मियरली क्या बन करके रह गया था, एक सबसे पहले तो उसका जो है रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। यानी फिनिश गुड्स तो कहाँ से आते थे, फिनिश गुड्स आपके ब्रिटेन से आते थे, और जितने भी रॉ मटेरियल हमारे अच्छे अच्छे थे वो कहाँ चले जाते थे, वो इंग्लैंड चले जाते थे, ब्रिटेन चले जाते। तो व्हाट हैपन यहाँ पर कि आपको एक साइकिल देखने को मिल रही है कि रॉ मटेरियल यहाँ से उठाया और इसको भेज दिया इंग्लैंड भेज दिया, यहाँ पे सस्ते में उठाया, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला ढेर सारा। ठीक है, यहाँ पर हमको ढेर सारा प्रॉफिट मिला। फिर इंग्लैंड से बन के आया, ठीक है, इंग्लैंड से बनने के बाद यहाँ पे इंडियन मार्केट में उसे डंप किया गया, तो यहाँ पर ढेर सारा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते ही जा रहे थे, उनके पास रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा इस वजह से कलेक्ट हो रहे थे, जिस तरह से उन्होंने डंपिंग मार्केट इंडिया को बना के रखा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो ड्रेन ऑफ वेल्थ करते थे, यहाँ से सारी वेल्थ लेके जाते थे और उसके बाद हमारी इंडिया में ही आके उसे डंप कर देते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट land revenue system and why this is important for us. Take it. So I hope that you understood it. If you like this video, then give me a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you.